हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए वर्षों तक स्वच्छ ईंधन पर ध्यान देने के बाद अब जलवायु संरक्षण के लिए काम करने वालों का ध्यान कार्बन सिंक की ओर है। यानी एक ऐसी व्यवस्था जहां वातावरण में होने वाले कार्बन उत्सर्जन को सोखा जा सके। कार्बन सिंक दो तरह के हो सकते हैं, पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। हालांकि प्राकृतिक सिंक की तुलना में मानव निर्मित सिंक बहुत कम है। प्राकृतिक सिंक के रूप में हमारे पास वन, मृदा और समुद्र है। वन और समुद्र मिलकर मनुष्यों द्वारा उत्सर्जित कुल कार्बन का 56% अवशोषित करते हैं। इसमें वनों की हिस्सेदारी 30% है, जबकि समुद्रों की 26%। प्राकृतिक सिंक का एक बड़ा लाभ यह है कि वे न केवल पहले से मौजूद हैं, बल्कि एक प्राकृतिक कार्बनिक चक्र का अनुसरण करते हैं। प्राकृतिक वन जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उससे दुगनी मात्रा में कार्बन का अवशोषण करते हैं। और पुराने वनों में कार्बन अवशोषण की क्षमता नए वनों से भी अधिक होती है। वही मानव निर्मित कार्बन सिंक से मतलब ऐसी प्रक्रियाओं से है जिनकी मदद से उत्सर्जन को सीमित कर सतह के नीचे फिल कर दिया जाता है। शोधकर्ताओं को लगता है कि समुद्र न केवल वातावरण से अनुमान से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, बल्कि उनकी यहाँ क्षमता और अधिक बढ़ाई जा सकती है। फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम कार्बन अवशोषण की क्षमता को बढ़ाते हैं तो कुछ चिंताएं हमारे सामने उभर कर आती है। इसमें पाइप के सहारे समुद्र तल में शुद्ध तरल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना भी शामिल है। लेकिन कुछ मामलों में यहाँ सामने आया है कि यहाँ भूकंप उत्पन्न कर सकता है। बड़ा खतरा ये भी है कि इससे समुद्र का तापमान और रासायनिक संतुलन बिगड़ भी सकता है। इससे मौजूदा समुद्री जीवों और जैव विविधता को भी काफी नुकसान पहुंच सकता है, जो विकास कार्यों तथा उत्खनन के चलते पहले ही मुश्किल में है। बीती आधी सदी में समुद्र के नीचे केबल बिछाने से लेकर समुद्री खनन और बड़े पैमाने पर मछली मारने जैसी गतिविधियां हुई है। इससे कई तरह की मछलियों की तादाद कम हुई है। तटीय इलाकों में पवन और सौर ऊर्जा जैसी नई गतिविधियों ने समुद्री जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। अध्ययन ये भी बताते हैं कि समुद्री तितलियों की आबादी बुरी तरह प्रभावित हुई है, क्योंकि समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है और पीएच लेवल भी चेंज हुआ है। इन तितलियों की आबादी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ व्हेल समेत कई समुद्री जीवों का भोजन है। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसान से बचना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उत्सर्जन कम करने के लिए उठाए गए कदम कहीं और अधिक नुकसान वाले ना हो। फिर आज के इंडियन एक्सप्रेस में जीएसटी से संबंधित एक न्यूज आई थी। आप जानते होंगे कि कुछ समय पहले भारत सरकार ने नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली शुरू की थी, जिसका उद्देश्य देश के भीतर कर अनुपालन और प्रशासन को संशोधित करना था। जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज की 4 स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। इसमें क्षतिपूर्ति कोष की व्यवस्था भी की गई है। जीएसटी देश में वस्तुओं के मुक्त आवागमन को सुविधाजनक बनाने में सफल रहा, क्योंकि इससे पहले चेक पोस्ट बाधाओं के रूप में काम करते थे, जिसमें न केवल बहुत अधिक इंतजार करना पड़ता था, बल्कि भ्रष्टाचार के लिए बीच का काम भी करते थे। टैक्स स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी और लोकल बॉडीज में भी अलग अलग थे, और इन समस्याओं को जीएसटी के ई वे बिल प्रणाली ने दूर कर दिया। जीएसटी के साथ सबसे अच्छा बदलाव ई इनवॉइस प्रणाली के रूप में आया, जो अब भारत में व्यापार का अभिन्न अंग बन गई। जीएसटी नंबर, जो हर सप्लाई चेन को ट्रैक कर सकता है, ने धोखाधड़ी और नकली चालान संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद की। लेकिन जीएसटी ने केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को जन्म देना शुरू कर दिया, क्योंकि ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और ये राजस्व के मामले में उत्पादक राज्यों को नुकसान पहुंचाता है, वहीं उपभोक्ता राज्य को लाभ। और इन क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र ने 5 सालों के लिए मुआवजा देने का फैसला किया था, लेकिन महामारी ने इस योजना को बुरी तरह प्रभावित किया। इसके चलते कई राज्य इस मुआवजे में विस्तार की मांग कर रहे हैं। मंदी का एक बड़ा बोझ राज्यों पर डाला गया, क्योंकि केंद्र
रेवेन्यू के लिए सेस एंड सरचार्ज में लगातार वृद्धि कर रहा है। इसके चलते जीएसटी लागू होने के बाद से केंद्र और राज्य के बीच असमानता बढ़ गई, जिसने संघवाद को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि राज्य सरकारों ने अपनी अधिकांश स्वतंत्र कराधान शक्तियों को खो दिया। तीसरा मुद्दा रियल एस्टेट और बिचौलियों से संबंधित है। इसमें टीडीआर और एफएसआई शामिल है, क्योंकि अचल संपत्तियों पर जीएसटी लागू नहीं होता। इससे रियल एस्टेट और बिचौलियों की समस्या बढ़ गई। फोर्थ प्रॉब्लम यह है कि जीएसटी से संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना में देरी न्यायपालिका पर बोझ बढ़ा रही है और ट्रैप्ड जीएसटी रिफंड एंड पेंडिंग कोर्ट केसेस चिंताजनक है। जीएसटी के साथ कुछ सेक्टरल इशू अभी भी बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूल इसके दायरे से अभी भी बाहर है। एयरलाइन इंडस्ट्री को जेट फ्यूल पर टैक्स के लिए क्रेडिट नहीं मिल पाता। प्लाईवुड, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर 28% जीएसटी लगता है, जिसके चलते खरीदारों को गैर पंजीकृत डीलरों का विकल्प चुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वहीं हैंडीक्राफ्ट के लिए एमआरपी तय कर पाना मुश्किल होता है और गेमिंग जैसे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर में 28% का जीएसटी इस क्षेत्र में निवेश को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर टैक्सेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप इन पॉइंट्स का यूज वहां कर सकते हैं। फिर एक न्यूज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेकर थी, जो आपके इकोनॉमी का पार्ट है। आप जानते होंगे कि प्रोडक्शन के 3 मुख्य फैक्टर माने जाते हैं: भूमि, श्रम और कैपिटल यानी पूंजी। इस न्यूज में बताया गया था कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड टाइम को भी इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। फिर एक न्यूज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित थी कि डांसिंग फ्रॉग, स्मूथ हाउंड शार्क, येलो हिमालयन फ्रिटिलरी को IUCN ने अपनी रेड लिस्ट में शामिल कर लिया। तो आप लोग जानना कि ये तीनों कौन हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।